नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नकाल में आज बात होगी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की। जी हां, इनके खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आरोप जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए हैं। कोर्ट में 2 नाबालिग बच्चों के बयान भी दर्ज हुए। तो वहीं शंकराचार्य ने इन आरोपों को पूरी तरीके से झूठा बताते हुए इसे साजिश बताया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जांच में आरोप साबित होंगे या फिर से ये मामला धार्मिक और राजनीतिक टकराव की एक नई कड़ी बन चुका है। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। धर्म, राजनीति और कानून तीनों के बीच घमासान तेज हो गया है। 8 फरवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दाखिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में गुरुकुल की आड़ में बच्चों का यौन उत्पीड़न किया जाता है। कोर्ट में 2 नाबालिग बच्चों को पेश किया गया। कैमरे के सामने उनके बयान दर्ज किए गए। शिकायतकर्ता ने खुद अपनी पैरवी करते हुए अदालत से कहा कि मुझे न्यायपालिका अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अब पुलिस को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू करनी होगी। क्या है पूरा विवाद? आशुतोष ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट में शिकायत की। गुरुकुल की आड़ में बाल उत्पीड़न का आरोप लगाया। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने 10 फरवरी को जवाब दाखिल किया। 13 फरवरी को जज विनोद कुमार चौरसिया गुरु सेवा के नाम पर बच्चों को बहलाया फुसलाया। बच्चों ने खुद कुकर्म की आपबीती सुनाई। सबूत के तौर पर वीडियो भी मौजूद। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीडियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजें। मैं योग्य नहीं हूँ जो केस हटवा लूं। ये झूठा मुकदमा है और इसे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कराया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, हम योगी आदित्यनाथ नहीं है जो आरोप हटवा लें। मुकदमा पूरी तरह झूठा, सच जल्द सामने आएगा। शिकायतकर्ता खुद हिस्ट्री शीटर, उस पर कई मामले दर्ज। रामभद्राचार्य ने झूठा केस कराया है। ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है। जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको पेश करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या, किस बात की चिंता? और गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बयान सीधे तौर पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर रहा है। 2 बड़े संतों के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप धार्मिक और सामाजिक जगत में गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के खिलाफ भाजपा की प्रदेश सरकार ने साजिश करके उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया है, लेकिन पॉक्सो कोर्ट में वो मुकदमा अपने आप झूठा साबित होगा और शंकराचार्य जी को ये दमन से फर्जी मुकदमे लगा करके उनकी आवाज दबाने का प्रयास है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अब जांच के दौरान सबूत जुटाए जाएंगे, गवाहों के बयान होंगे और मेडिकल और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी। मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि इसमें नाबालिग बच्चों और एक बड़े धार्मिक पद से जुड़े व्यक्ति का नाम सामने आया है। तो एक तरफ गंभीर आरोप, दूसरी तरफ साजिश का दावा। धार्मिक जगत में बढ़ती तलखी
और अब कानून की कसौटी पर पूरा मामला, क्या जांच में आरोप साबित होंगे या फर्जी मुकदमे का दावा सही निकलेगा? फिलहाल नजर रहेगी पुलिस की कार्रवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर। और एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। शिष्य मुकुंदानंद पर भी एफआईआर हुई है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने ही आदेश दिए थे कि एफआईआर दर्ज की जाए। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। मुश्किलें अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। उन्हें न्यायपालिका पर और कानून पर भरोसा है, अपनी सच्चाई पर भरोसा है। वो केस वापस लेने की बात नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ साजिशन, ये झूठे मुकदमे कराए जा रहे हैं। कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। यूसुफ जी, अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब क्योंकि एफआईआर हो गई है और मामला बेहद संगीन है, क्या जेल जाएंगे? हालांकि वो कह रहे हैं कि जांच प्रक्रिया का सामना करेंगे। देखिए, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ हुआ है और कल ही प्रयागराज की जो पॉक्सो कोर्ट है उसने आदेश दिए थे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके चेले, उनके जो शिष्य हैं उनके खिलाफ। तो कल रात में ही ये मुकदमा दर्ज किया गया जब उसकी सूचना मिली है और प्रयागराज का झूसी पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की वो 69, 74, 75, 76, 79 और 109, ये सभी धाराएं यौन शोषण से जुड़ी धाराएं हैं। लेकिन साथ ही पॉक्सो एक्ट, क्योंकि जिन बच्चों ने आरोप लगाया है अविमुक्तेश्वरानंद पर कि उनका यौन शोषण किया गया है वो नाबालिग है। एक की उम्र 14 साल है और एक की उम्र 17 साल है। तो पॉक्सो एक्ट की धाराएं 3, 5, 9 और 17 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर यौन शोषण के आरोप लगते हैं किसी व्यक्ति पर तो उसकी गिरफ्तारी होना ज़रूरी है। तो माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो पॉक्सो एक्ट में हालांकि ये एक बड़ा विवाद है और दो संतों के बीच विवाद चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी रामभद्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है उनके खिलाफ भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि ये खुद आशुतोष ब्रह्मचारी खुद हिस्ट्री शीटर हैं और उनके खिलाफ अलग अलग मामलों में 21 मामले चल रहे हैं, 21 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं और वो एक आदतन अपराधी है। तो देखना होगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो दावा कर रहे हैं कि साहब वो बेगुनाह हैं, वो निर्दोष हैं, उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है, तो अब ये पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मामला गंभीर इसलिए बन जाता है कि ये मुकदमा डायरेक्ट पुलिस में दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज नहीं हुआ है। ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर हुआ है और कोर्ट ने जो मुकदमा दर्ज किया है, जो आदेश दिया था मुकदमा दर्ज करने का, वो पुलिस एक बड़े पुलिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया था। इसका मतलब ये है कि प्राइमा फेसी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं वो पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी, मतलब उनके खिलाफ मामला बनता है, इसीलिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। तो कोर्ट के आदेश पर चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है तो माना जा सकता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य दोनों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसेगा और इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद ही कोर्ट ने ये आदेश दिया है। अब एफआईआर दर्ज हो गई है तो देखना होगा किस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर हो गई है, पॉक्सो के तहत मुकदमा हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर नितिशा जी जुड़ गई हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। और आर.के. सिंह जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी स्वागत। तो शुरुआत डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा आप ही से, जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, जो धर्म का रास्ता दिखाते हैं, उन पर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अब तो मुकदमा भी हो गया है पॉक्सो एक्ट के तहत। सभी को राधे राधे, सभी पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आशुतोष ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं कि ये मेरे पास माघ मेले में बच्चे आए थे 2, तो इतने दिन, क्योंकि इनकी एफआईआर में जो डेट्स का गैप आया है वो क्यों? अगर आपके पास ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया तो आपने उसी समय एफआईआर कराने की क्यों नहीं सोची? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, आज अगर वो गौ सेवा के लिए एक मुहिम चला रहे हैं तो उसके खिलाफ उनके ऊपर इतने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं, झूठे आरोप लगवाए जा रहे हैं। देखिए,
अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरुकुल है, वहां पे स्टूडेंट्स कई सालों से पढ़ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स तो बीएचयू से पढ़कर निकले हैं। और अगर आप उनके शिष्यों से बात करें तो उनके शिष्य तो उनको भगवान की तरह मानते हैं और बहुत ज्यादा उनका आदर सत्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। आज 2 बच्चे और उसके बाद वो 18 हो गए, ये निकल कर बाहर कैसे आ रहे हैं? अगर इतना बड़ा गुरुकुल और इतना बड़ा शंकराचार्य ऐसा कर रहा है तो अभी तक ये बातें बाहर क्यों नहीं आई? और अब ये माघ मेले के बाद जो पूरा वहां पे कंट्रोवर्सी हुई सरकार और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी क्यों बाहर आ रही है? ये बहुत क्लियर है कि ये षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है। बिल्कुल, माघ मेले से शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कहां तक ये पहुंच गया है, बहुत गंभीर हो चुका है। हमारे साथ आरके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आरके सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस एक्ट के तहत अब मुकदमा हुआ है अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, किस तरीके से कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, क्या पूरी प्रक्रिया होगी? वंदना, थैंक यू वेरी मच। वंदना, ये धर्म सत्ता और राज्य सत्ता की जो लड़ाई है कोई नई नहीं, ये वैदिक काल से चली आ रही है, मिडिवल यूरोप में भी था, मॉडर्न टाइम्स में भी चल रहा है। तो ये टिपिकल केस है धर्म सत्ता और राज सत्ता के झगड़े का। लेकिन उससे इतर वरना एक बात हमें समझनी होगी। थॉमस फुलर ने 1732 में एक बात कही, बी यू एवर सो हाई यू कैनॉट बी बिगर देन द लॉ। आप कानून से बड़े नहीं हो सकते, आप कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। और ये भी समझना होगा कि जो आदेश FIR का शंकराचार्य के अगेंस्ट में आया है वो अदालत की तरफ से आया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के पास FIR करने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने शायद मना कर दिया था या फिर डेरा डायलिंग कर रही थी, और बाद में ये अदालत गया, अदालत ने साक्ष्यों के आधार पे FIR करने का आदेश दिया है। FIR का मतलब कन्विक्शन नहीं होता है, लेट्स बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट, इट्स ओनली अ इंक्वायरी, और अभी इंक्वायरी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्ट इतना स्ट्रिंजेंट एक्ट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है कि अमूमन इस एक्ट में गिरफ्तारी मैंडेटरी बनती है, आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ शंकराचार्य एंड अ कॉमन मैन। अगर इन पे ये चार्जेस लगा है और ऑन रिकॉर्ड है और एविडेंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी बात हो रही है, तो शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर गिरफ्तारी इनकी नहीं होती है तब ये माना जाएगा कि प्रशासन इनको कहीं लॉन्ग रोप दे रहा है। अब गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, एविडेंसेस इकट्ठा किए जाएंगे। तो उससे इतर आज के डेट में मेरा अपना जाती तौर पे मानना है कि कानूनी तौर पे शंकराचार्य जी की मुश्किलें तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट इनके गिरफ्तारी पे स्टे ना लगा दे। तो वो स्थिति आज के डेट में नहीं है। इमीडिएट थ्रेट इनकी गिरफ्तारी का है, अब पता नहीं आगे शासन क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, आचार्य राकेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? वंदना जी, सर्वप्रथम तो आपको वंदन है और सभी पैनलिस्टों को भी मेरा वंदन है। आदरणीय आरके सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा, नियम के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया। लेकिन मैं आप सभी को एक और उदाहरण अभी जो है मुझे लगता है 6 महीने 8 महीने पहले का ही है। आदरणीय आरके सिंह जी ने बिल्कुल कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन यह भी जो है वैदिक काल से लेकर के आज तक यह देखा गया है, वर्तमान कालखंड तक देखा गया है कि जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, वह जो है कई बार कानून से भी ऊपर हो गया है। जैसे कि आज हम जैसे FIR दर्ज होने की चर्चा हुई तो सब लोग इंतजार करने लगे कि जो है वहां पर शंकराचार्य जी को अरेस्ट किया जाए या ऐसी धाराएं हैं। लेकिन क्या वो भूल गए कि आज से 6 महीने पहले ही एक राज्य सत्ता में बैठे हुए एक बड़े नेता के खिलाफ जो है पॉस्को एक्ट दर्ज हुआ, केस दर्ज हुआ, और वह मीडिया के सामने खुलेआम बयान देते हुए नजर आए। तो यह अंतर तो सत्ता पहले से ही दिखा चुकी है। अब यह देखना है कि अब तक जो है वह मठों पर जो है ऐसे कुछ जो है तथाकथित जो है ब्रह्मचारी या तथाकथित जो है साधु एक अपने गुरुओं की हत्या कर रहे थे। अब यही जो है द्वंद्व जो है वह सत्ता और जो है विशेष रूप से धर्म के बीच आ गई है। और यह जो लड़ाई है मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ जो है अहम की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई है और कुछ नहीं है, इसके अन्यत्र कुछ नहीं है। हालांकि मैं स्वागत करूंगा और मैं दंडवत रहूंगा कि अगर कानून में यह सिद्ध होता है तो चाहे वह शंकराचार्य हो, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे वह उप मुख्यमंत्री हो या कोई आम इंसान हो, चाहे आम जो है धर्माचार्य हो, सभी के लिए कानून एक समतुल्य होना चाहिए और सभी को दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर यह सिर्फ और सिर्फ एक जो है षड्यंत्र है तो FIR करने वाले और इसके पीछे के लोगों के ऊपर भी उसी समतुल्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। वंदना जी, मैं यह आग्रह करूंगा और निवेदन भी करूंगा। ठीक है, डॉक्टर मोहित शुक्ला जी।
एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो साजिश की जा रही है पूरी तरीके से फर्जी है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि जांच प्रक्रिया का हम सामना करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है और इसमें संलिप्तता सरकारी तंत्र की भी है। मेरा स्पष्ट विचार है, बड़ी निष्पक्ष बात है कि जो भी हो रहा है तो सभी जान रहे हैं, अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, मगर इसका निष्कर्ष क्या होगा मैं स्पष्ट रूप से सबको बता दे रहा हूँ कि इसका निष्कर्ष ये है कि सबको अपने अपने झंडे की चिंता है, मगर किसी को तिरंगे की चिंता नहीं। आज राष्ट्र का जो अपमान संपूर्ण विश्व के समक्ष हो रहा है, अगर किसी ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है तो भी राष्ट्र का अपमान विश्व के सामने होगा कि सर्वोच्च धर्मगुरु पे इस तरह का आरोप लग रहे हैं, और सनातन धर्म का अपमान होगा। और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना कर रहे थे, ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है कि आज हमारे मुख पे ही तमाचा पड़ रहा है। मैंने स्वयं हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी और आज वो तो विषय मुद्दा पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मगर जो हो रहा है इससे सनातन का, और अगर ये स्वामी जी शंकराचार्य जी अगर इसमें सत्य माने गए कि इनके ऊपर जो आरोप लगे सही है, तो भी राष्ट्र का अपमान होगा और सनातन धर्म का अपमान होगा। हर हाल में जो है सनातन का अपमान और राष्ट्र का अपमान विश्व के समक्ष हो रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सर्वोच्च धर्म गुरु के पद पर आसीन व्यक्ति हैं। और इसके कारण आज ये सबको सोचना चाहिए, हर सनातनी को सोचना चाहिए, अगर किसी ने फर्जी मुकदमा कराया तो उसको भी सोचना चाहिए कि हम अहंकार को त्याग करके राष्ट्र और सनातन के हित की बात को सोचें। और अगर किसी के साथ जाति हुई है, बिल्कुल उसको न्याय मिलना चाहिए, और जनता को भी ये सोचना चाहिए, अन्य धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को सर्वोच्च धर्म गुरु के पद पर क्यों बैठाया गया, किन्होंने बैठाया, वो भी उतने ही दोषी माने जाएंगे कि जिनके चरित्र की जांच नहीं की गई, क्योंकि जो आचरणवान होता वही आचार्य। डॉक्टर नीतीश आप, क्योंकि यहाँ पर जो अभिमुक्तेश्वरानंद है उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, जबलपुर में एक केस कराया गया था, वहाँ पर जांच हुई और वो पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब वहाँ पर दाल नहीं गली तो कुछ दूषित मानसिकता के लोग हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं, अब उन्होंने फिर से झूठे मुकदमे लगा दिए हैं। तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, पूरा जो हमारे सामने जो चीज रखी जा रही है, जो हमें समझ में आ रहा है, वो पूरा क्लियर है कि ये षड्यंत्र तो हो रहा है। क्योंकि मैं उनके जो गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनसे कई बार मिल चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उनके गुरुकुल के बच्चों में या तो डर है या तो उनमें कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जो हम लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही थी। दूसरी बात, इतने बड़े पद पर आसीन शंकराचार्य, हम खुद कॉमन सेंस वाली बात है कि ऐसी हरकतें क्यों करेंगे जी। तीसरा, अब जो फाइल्स अभी खुली हैं, एब्सेंट फाइल्स के बारे में बात आ रही है, यहाँ पे बड़े बड़े नेताओं के वो खुले हैं। थर्ड थिंग, जो जेल से होकर के आए हैं वो मंत्री आज हमारे देश के बड़े बड़े पदों पर मंत्री आसीन बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, और माननीय न्यायालय जब तक ये फैसला नहीं सुना देती कि वो दोषी है, तब तक मेरे लिए वो आदि शंकराचार्य के पद पर है और मैं उनका पूरा सम्मान करूंगी। और आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, इसलिए हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस दिन उनके खिलाफ दोष साबित हो जाएगा, मैं खुद उनके खिलाफ खड़ी होंगी, लेकिन जब तक वो दोषी साबित नहीं होते तब तक वो सिर्फ आरोपी हैं, हमारे लिए दोषी नहीं है। और वो पूरे सम्मान के साथ हमारे आदि शंकराचार्य के पद पर है, और मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक ये पूरी जो संज्ञान में आया है, ये पूरा षड्यंत्र लग रहा है जो उनके खिलाफ रचा जा रहा है। आचार्य राकेश जी, आशुतोष ब्रह्मचारी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि शंकराचार्य के आश्रम में बच्चों का यौन शोषण हुआ, 2 बच्चों को उन्होंने कोर्ट में पेश भी किया, जिन्होंने कुछ बयान भी दिए हैं और कुछ वीडियोस भी बताए जा रहे हैं कि जो साक्ष्य के तौर पर दिए गए हैं, जिसके आधार पर अब आगे जांच होगी। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं कि आपने इतना संगीन मामला था तो माघ मेला तो 15 फरवरी को संपन्न हो गया, इस दौरान आपने क्यों नहीं शिकायत की? वंदना जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि 2020 से कोविड ने बहुत लोगों की नौकरी ली, तो बहुत लोगों को बाबा भी बना दिया।
आप देखिए कि 2020 के बाद जिस तरीके से बाबाओं का बोलबाला बढ़ा और बाबा जो है धर्मचोला पहन करके अपने पिछले कुकृत्यों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में प्रवेश दर्ज कर रहे हैं और राजनीतिक सहारा ले रहे हैं, ये भी विचारणीय योग्य है। और हमारे उन गुरुओं, उन जगत गुरुओं, उन जो है धर्माचार्यों को यह भी विचार करना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, जो है ऐसे संतों और ऐसे लोगों को जो है गुरु दीक्षा दे करके और साधु बनाने के, सन्यासी बनाने के लिए उनको पहले त्यागपूर्ण भावना दिखाना चाहिए, ना कि आकर के पैसे के दम पर या राजनीतिक प्रभाव के दम पर पे वह जो है अपने आप को संत या ब्रह्मचारी कहने लगे। ब्रह्मचारी वह है जो आजीवन काल से कभी जो है अपना ब्रह्मचर्य तोड़ा नहीं है। पहले तो यह सुन लीजिए, ऐसे कोई ब्रह्मचारी नहीं लिख सकता है। ब्रह्मचारी वह है जो अपने जो है बाल अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करे, और ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर 20-20, 22-22 मुकदमे दर्ज हो। हालांकि मुझे इसका जो है पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन जितना उन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने, मैं उसका भी बोलता हूं कि अगर 20-20, 22-22 मुकदमे, एक भी मुकदमा दर्ज है, अपराधी है, वह जो है अपराध के सिलसिले में है, तो वह ब्रह्मचारी नहीं है। उसका पहले पुराना इतिहास होना चाहिए। ब्रह्मचारी शब्द जो है हमेशा से, बचपन से, बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का निर्वहन करने वाला होता है। हर कोई ऐसे नहीं कि 50 साल की उम्र में राकेश चतुर्वेदी वैवाहिक जीवन से त्याग करे, अपने आप को ब्रह्मचारी लिख दे। कौन सा ब्रह्मचारी मैं हूं? मैं अपने जो है जीवन में सब सुख का भोग कराया, सारे जो है पाप कृत्य कराया, मैं ब्रह्मचारी हो जाऊंगा? दूसरी चीज, आज के समय में किसी भी धर्माचार्य पर प्रश्न चिन्ह उठा देना और किसी को गिरफ्तार करने की बात कर देना, वह जो है खेल बन चुका है। और ये उस पीठ की जो है हमेशा से रही है। वहां के जो है संतों ने, वहां के जो है शंकराचार्यों ने हमेशा गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा और तिरंगे के सम्मान के लिए, जो है धर्म सनातन के सम्मान के लिए गोलियां खाई हैं और खाते रहेंगे। लेकिन आज यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर एक शंकराचार्य पर इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, अगर यह आरोप जो है मैं कहता हूं सिद्ध साबित होता है, तो हम सभी लोग, मैं स्वयं दंडवत प्रणाम होकर के मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं अपने इस पूर्ण रूप से ज्योतिष कर्म और अपने पूरे यश कीर्ति को। लेकिन अगर यह अपराध जो है निराधार पाया जाता है, तो क्या इसके पीछे षड्यंत्रकारियों को उसी समतुल्य सजा दी जाएगी? इसका भी कोर्ट को जो है अनुसरण करना पड़ेगा, और जो है जो इंक्वायरी कर रहे हैं उनको अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। अभी आदरणीय जो है हमारे सहयोगी आदरणीय आरके सिंह जी ने कहा कि सामान्य, अब यहां पर राजनेता तो वीआईपी बन जाता है, लेकिन हम जो है शंकराचार्य जो सर्वोच्च गद्दी है धर्म की, उसको हम सामान्य की गणना कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं नहीं मानता हूं कि वो सामान्य इंसान है, ना ही वह सामान्य इंसान में गणना होगी। अगर उसके खिलाफ षड्यंत्र साबित होता है उस व्यक्ति के खिलाफ, तो उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए। दबाव होता है पॉक्सो जैसे मामले में भी? क्या आपका प्रश्न आया नहीं हमारा, एक बार फिर क्या राजनीतिक दबाव रहता है पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में भी, जैसा कि यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं? नहीं वंदना जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो एक्ट है ये स्पेशल एक्ट है, और बाकी जितने भी स्पेशल एक्ट हैं, डाउरी प्रोहिबिशन से लेकर के जो बाकी स्पेशल एक्ट हैं, इसका ग्रोइंगली मिसयूज होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस बात को कहा है, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन ये बात आ रही है कि इस टाइप के जो एक्ट होते हैं, स्पेशल स्टैट्यूज होते हैं, उनका मिसयूज हो रहा है, और बहुत बार मिसयूज पर्सनल कोर्ट सेटल करने के लिए होता है। लेकिन इससे इधर एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या शंकराचार्य को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है प्रोसिक्यूशन से? नहीं है। मॉरल इम्यूनिटी है? हाँ बिल्कुल है। नैतिकता के तौर पे आप उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सनातन धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं और उन पे आस्था है, और ये आस्था किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बड़ी होती है। अब यहां से एक प्रश्न खड़ा होता है, जो अभी राकेश जी भी कह रहे थे, कि ये कंप्लेनेंट कौन है? इसका भी टेंटेड इतिहास रहा है ना। ये जो खबरें आ रही है मार्केट में, वो बता रही हैं कि इसके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, और ये अचानक से इन बच्चों को लेकर के आता है और आकर के वहां पे कंप्लेन करता है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में, चूंकि जो मैडम बता रही थी कि केस में एक टाइम गैप है, तो बहुत संभव है कि इन बच्चों को ट्विटर भी किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे इंप्रेसिबल माइंड के बच्चे। अब इन सारी चीज, और अच्छा एक और बड़ी बात है कि जिस राज्य में ये घटनाक्रम हो रहा है, उस राज्य में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता आपस में टकरा रही है, कहीं कोई दो राय नहीं। ये टकराव बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में शंकराचार्य जी का और उनको मानने वाले लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे शायद उनके साथ न्याय नहीं होगा, पुलिस विल नॉट बी फेयर टू हिम। तो सुप्रीम कोर्ट को मेरा अपना जाति तौर पे मानना है कि पूरे ट्रायल को, पूरे केस को यूपी से हटा के दूसरे राज्य में कर देना चाहिए।
बिल्कुल कर देना चाहिए, सो दैट कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की न्यूट्रलिटी पे किसी को कोई शक ना रहे। तो ये चीज एक ऐसी है जो करना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल सही बात है कि प्रोसिक्यूशन पे भी टेंट लगेगा, इन्वेस्टिगेशन पे भी टेंट लगेगा, और हमें ये समझना होगा कि वी आर प्रोसिक्यूटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन बट अ शंकराचार्य। बिल्कुल। फेयर जांच होगी नहीं होगी, इसको लेकर भी सवाल इसलिए क्योंकि अभी मुक्तेश्वर कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जो मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है। लेकिन आरके सिंह जी, अगर इसी एक्ट में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, अगर आरोपी जो है दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होती है, लेकिन अगर झूठा ये मुकदमा होता है, शिकायतकर्ता के खिलाफ किस तरह का एक्शन हो सकता है? देखिए, वरना हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ी फैलिसी ये है कि फॉल्स कंप्लेन के अगेंस्ट में हमारे पास रूल्स तो है, प्रोविजन है कि आईपीसी में जो बीएनएस एक्ट है उसमें आप उसको पनिश कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, लेकिन अमूमन कचहरियां हमारी करती नहीं। लेकिन इस टाइप के केसेस में जहां पे इतने बड़े पद पे बैठे हुए एक आदमी के ऊपर एक ऐसा आचरण लगाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, टाइम बाउंड ट्रायल हो जाए, और ट्रायल की देखरेख एक हाईकोर्ट के जज के अंदर में हो जाए। और अगर ये कंप्लेन झूठा निकलता है तो इस आदमी को ऐसी सजा दी जाए कि ये नजीर बन जाए बाकियों के लिए। कम से कम अच्छे पदों पे बैठे हुए लोगों के ऊपर आप इस टाइप का, आपने पता है ये इल्जाम क्या है? पीडोफाइल का, एप्स्टीन पे भी वही इल्जाम था। आप मजाक के साथ एक धर्मगुरु के ऊपर आप इस टाइप का इल्जाम लगा रहे पीडोफिलिया का, ये असाधारण इल्जाम है। और वो आदमी बौखलाया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना डिफेंस कैसे कर। और जिस राज्य में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस राज्य में ये घटनाक्रम हो रही है वहां पे फेयरनेसनेस को लेकर के एक शंका तो रहेगी। और मैं आपके माध्यम से फिर से कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी को कायदे से पूरे के पूरे ट्रायल और केस को यूपी से बाहर करने के लिए गुजारिश करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ट्रायल को शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है डॉक्टर मोहन शुक्ला, हाँ, कई संत हैं जो नाराजगी जता रहे हैं इस मुकदमे को लेकर भी, और कह रहे हैं कि ये तो धार्मिकता पर ही कुठाराघात है जिस तरीके से उन पर इल्जाम लगाए गए, क्योंकि शुरुआत से ही ये जो विवाद जिस तरीके से बढ़ा हुआ नजर आया उसमें राजनीति भी हावी होती हुई नजर आई, और संत समाज भी दो धड़ों में बटे हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। रामभद्राचार्य पर सीधे आरोप लगा रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। वो कह रहे हैं कि उनके शिष्य हैं जो शिकायत करता है, इसलिए उन्हें मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ। देखिए, इसमें जो नुकसान होगा इस पूरे विवाद में वो भाजपा सरकार का ही हो रहा है, और लाभ जो है वो विपक्ष का हर हाल में होगा। तो इसलिए केंद्र सरकार को जो है हस्तक्षेप करना चाहिए, सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। और आरके सिंह जी की बात से मैं सहमत हूँ कि यूपी के बाहर इसको स्थानांतरण हो और इसके ऊपर सीबीआई की स्पष्ट जांच हो, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है। और अभी आप देखिए कि इस समय जो हमारा लॉ है उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोटेक्शन जो है हमारे लॉ में दिया गया। अगर वो किसी पर कोई आरोप लगाती हैं तो उससे बाइज्जत बरी होना इतना आसान नहीं है, ना ही ये जज साहब के हाथ में है कि वो बाइज्जत बरी कर दी। अगर कोई वहाँ गवाही हुई है, वहाँ व्यक्ति ने बयान दिया है कि मेरे साथ शोषण हुआ है, और अगर आप इस एक्ट को पढ़ें तो इसमें स्पष्ट लिखा गया किसी बच्चे का इतना कहना नाबालिग का कि मेरे साथ शोषण, यही अपने आप में एक पर्याप्त साक्ष्य है। और इससे बरी होना इतना आसानी, बहुत सोच समझ कर ये पूरा सिस्टम या प्लान या जो भी साजिश अगर होगी बहुत सोच समझ के बनाई गई है। और शंकराचार्य के खिलाफ बहुत सारे सबूत पहले से इकट्ठा किए गए हैं। और अगर ये सब हो रहा है तो इसमें सनातन विरोधी जो शक्तियां हैं, जो अन्य मत हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, वो बड़े खुश हो रहे होंगे। इस समय ईसाई धर्म के सर्वोच्च पोप होंगे या जो इस्लाम के धर्म गुरु है, विदेशी शक्ति है, 57 कंट्री इस्लामी के, बड़े सब खुश हो रहे होंगे कि सनातनी आपस में ही लड़ रहे हैं। जब दो भाई लड़ते हैं तो बाहरी फायदा उठाता है, पति पत्नी लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। देश के अंदर जो धर्मगुरुओं की लड़ाई हो रही है, शासन सत्ता में भी धर्मगुरु बैठे हैं और धर्माचार्य भी तो धर्मगुरु है ही, और सब आपस में लड़ रहे हैं। सनातन का परचम अस्त हो रहा है, जो उदय हो गया था, जिसको कहा जा रहा था कि अब सनातन का परचम लहराएगा पूरे विश्व में। और हम लोग भी डिबेट में बोलते थे इस्लामिक धर्मगुरुओं से कि इंशाअल्लाह सनातन का भगवा लहराएगा पूरे विश्व में, और हंसी मजाक हो जाती थी थोड़ी बहुत। अब तो मैं स्वयं दुखी हूँ कि ये इतना बड़ा विवाद और एक बहुत बड़ा एक बदनामी करने वाला, एक किसी के चरित्र पर उंगली उठाने वाला, और इस तरीके के विवाद में निश्चित तौर पे आप मानिए विपक्ष को ने फायदा उठाया। शंकराचार्य जी को हुस्का दिया। अरे 10-20 कदम पैदल जाना था, बाग मेले में चले जाते। मैं ही निवेदन कर लेता उनसे हाथ जोड़ के कि स्वामी जी अहंकार त्याग दीजिए, सब विवाद खत्म हो जाता।
मगर दो संतों के अहंकार की ये लड़ाई अब तो उससे यहाँ बहुत तक आगे पहुंच बात जाएगी बढ़ और चुकी है सनातन डॉक्टर का नितिशा, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि हमने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। हमने जब आक्षेप हमारे ऊपर लगाए गए तब भी हमने शास्त्रीय प्रश्न उठाए थे और उसी मर्यादा में हमने जवाब दिए, लेकिन अब तो नीचता की हदें पार हो रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप लगना मतलब सुनने में भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आदि शंकराचार्य जी ने जो मठ स्थापित किए थे और पूरी पैदल यात्रा करके जो मठ स्थापित किए थे, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रखे थे, उन पदों के खिलाफ, उन आदि शंकराचार्य जी के जो द्वारा जो उनके शिष्य हैं, उनके खिलाफ ये बातें सुनकर हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम चारों को ही बहुत सम्मान से देखते हैं। शंकराचार्य के जो पद पर होते हैं उनकी पूजा की तरह करते हैं, उनकी बातों को हम ऐसे मानते हैं जैसे कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने धर्म शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो धर्म शास्त्रों का मतलब जानते हैं और विश्व कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ये सुनना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी मुहिम चला दो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ आरोप अब आपके ऊपर लगने वाला है। ये पूरा मामला ऐसा ही लग रहा है कि कुछ समय पहले सरकार के साथ एक भिड़ंत और भिड़ंत के बाद इतना बड़ा आरोप सामने आ जाना जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ, राकेश जी के साथ। आचार्य राकेश जी, ये मामला तो शालीनता का है, क्योंकि यहाँ पर किसने अहंकार दिखाया, किसने शालीनता दिखाई, ये प्रश्न उठता है। माघ मेले में जो विवाद शुरू हुआ था उसके बाद से भी सरकार के खिलाफ जिस तरह से धर्म युद्ध छेड़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उसकी क्या जरूरत है ये भी बताएं। और अब जब वो योगी आदित्यनाथ को भी इस मामले में घसीट रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए थे, मैं केस वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ तक पहुंचने की क्या जरूरत है? देखिए, दो चीज वंदना जी की विशेष रूप से कहा जाता है, अगर हम लोग आज जो है अयोध्या में राम मंदिर या राम चरित्र की बातें करते हैं, तो राम चरित्र या राम कुल का जो चरित्र है वह कहता है कि गुरु रुष्ट हो, अगर गुरु क्रोधित हो, भले ही गलत बातों पर क्रोधित हो, भले ही भ्रम में भी क्रोधित हो, तो सिंहासन का भी त्याग करके शास्त्र प्रमाण दिया है भगवान राम, उनके पिता दशरथ, उनके जो है पूर्वजों ने जो है अपने गुरुओं को दंडवत होकर के जो है प्रणाम करके सम्मान दिया है, चाहे वह वशिष्ठ के क्रोध का सामना करना हुआ हो या फिर विशेष रूप से विश्वामित्र के क्रोध का सामना करना पड़ा हो। यहां मैं साक्षात प्रथम गलती जो है, अब इसमें सुनिएगा, मैं किसी का पक्षधर नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं दोनों का पक्ष रख रहा हूं। पहला प्रथम गलती जो है सत्ता और प्रशासन की है। अगर सत्ता और प्रशासन झुक करके जो है वहां पर उनसे निवेदन, अगर उन्होंने कहा कि मुझसे जो है कोई भी पक्ष आकर के सत्ता का आकर के मुझसे निवेदन कर ले, वह जो है मुझे यथाचित सम्मान दे दे, मैं तैयार हूं स्नान करने के लिए, तो वहां पर सत्ता को अपना अहंकार त्याग करके जो है सामने आना चाहिए था और दंडवत प्रणाम। आज जो बटुक ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है, वही क्या शंकराचार्य का पूजन नहीं किया जा सकता था? दूसरी चीज, उन्हीं बटुकों का जो है जो चोटी खींची गई, उनका जो है चरण धुल करके उनका पूजन नहीं किया जा सकता था, माफी नहीं मांगी जा सकती थी? तो आज यह क्यों ढोंग किया जा रहा है? दूसरी चीज आपको बता दूं कि उसके बाद जो है कहा जाता है, मैंने कई आप ही के मत से मैंने निवेदन किया था कि अब जो है कुछ स्थानों पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य को जो है शंकराचार्य जी को अहम का त्याग करके जो है माफ करना चाहिए, सत्ता को माफ। लेकिन जो सत्ता की तरफ से आए दिन गलियारों में नई नई खबरें, नए नए उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उनके लिए लेटर भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है। अरे भाई, जब माघ में मेले में आपने अलॉट किया तब देखना चाहिए था, इससे पहले आपको देखना चाहिए था। आपको तो यह पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले जो आपने नोटिस भेजा, पहले उसकी प्रमाणिकता दे देनी चाहिए थी कि वो शंकराचार्य है ही नहीं, बातें खत्म हो जाती, फिर तो वो सामान्य इंसान हो जाते, उनको जेल में डालते आप। लेकिन आप तो अपनी बातों पर, सत्ता अपनी बातों पर ही नहीं टिक रही है, सत्ता अपनी बातों से ही जो है दो मुहे जा रही है, यानी कि अडिग ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है जिस आत्मबल, जिस विश्वास से शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं कानून का जो है पालन करूंगा और कानून का सहयोग करूंगा, और जो उनके चेहरे की भाव भंगिमा की ऊर्जा, क्योंकि मैं संस्कृत व्याकरणाचार्य, मैं जो है ज्योतिष व्याकरणाचार्य हूं, ज्योतिष का मैं अध्ययन करता हूं, भाव भंगिमा का अध्ययन करता हूं, मुझे उनके ऊपर पूर्ण भरोसा है और वह निर्दोष है। सिर्फ और सिर्फ यह षड्यंत्र है और मात्र कुछ नहीं, सत्ता की लड़ाई है और कुछ नहीं। तो वैसे भी करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी कह लीजिए या फिर जरूरी कह लीजिए। मोहित शुक्ला जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके कि कानून का हमें पालन भी करना आता है और कराना भी आता है। ये वो सब बातें ठीक है, और योगी बाबा अच्छा कानून और ऑर्डर चला रहे थे और तमाम जो है उन्होंने अपराधियों को दंडित किया।
और सांप्रदायिक दंगे खत्म हो गए यूपी में, सब ठीक है। मगर यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ विषय जो है शंकराचार्य जी का है, और ये जो हो रहा है, अभी इससे पहले भी कई संतों पर जो आरोप लगे, तो उससे सनातन जो ईसाई मिशनरियां थी, उन्होंने यही मुद्दा बना के ईसाई धर्मांतरण करा दिया। मौके के फायदे में बैठी रहती हैं कि देखो तुम्हारे धर्मगुरु ऐसे हैं, चरित्रहीन है, तुम इस धर्म में कुछ नहीं रखा है, तुम ईसाई बन जाओ। और कई मेरे संपर्क में ऐसे लोग आए, उनको मैंने कईयों को वापस सनातनी बनाया। और जब आसाराम पे ऐसे आरोप लगे थे, उसके बाद तमाम हजारों की संख्या में, लाखों में लोग हिंदू जो थे वो ईसाई बन गए, जो उनके शिष्य थे, जो पूजा करते थे उनकी। इसी तरह शंकराचार्य पे जो गंभीर आरोप लगे हैं, जो उनको मानने वाले, तमाम नहीं मानने वाले, उन सबको बहला फुसला के ईसाई मिशनरियां ऐसा करेंगी। इस पर मैं योगी जी का, मोदी जी का ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि इस ओर भी कार्य करें और अपनी संस्थाओं को, प्रशासन शासन को सक्रिय कर दें, क्योंकि ये आप बने बहुत बड़े से जो है धर्माचार्य पर इस समय आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। इसका परिणाम पूरे सनातन धर्म पर, पूरे राष्ट्र पर और भाजपा सरकार पर जल्दी देखने को अगले चुनाव में मिल जाएगा। क्योंकि उधर आप ये सब विवाद खत्म नहीं हुआ था बाग मेले का, अब यूजीसी अकेले आए, श्रवण समाज उससे भी हो गया, अब ये शंकराचार्य पर आरोप लग गया, तो ये लगातार अब एक इसे वो भाई बुरी होंगे, अब 10 और लगा देंगे, 50 और लगा देंगे, तो तमाम जो आपके ठीक है आर.के. सिंह जी, इस मामले की गंभीरता को मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोई मामूली एफआईआर नहीं है, ये पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हुई है, और वो भी कोर्ट के आदेश पर, वो कोर्ट जिसने पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद ये आदेश दिया है। और दूसरी चीज ये कि क्या आपको याद आता है ऐसा कोई केस जिसमें धर्माचार्य के खिलाफ इस तरह की पहले भी कोई टिप्पणी की गई हो, कोई मुकदमा हुआ हो? बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस। 2004 में जयललिता ने शंकराचार्य ज्ञानेंद्र सरस्वती जी के केस में मर्डर का मुकदमा दाखिल कर दिया था, उनको अरेस्ट कर लिया था, दिवाली के दिन अरेस्ट कर लिया था। और बेल की प्रोसीडिंग्स आई वाज देयर, क्योंकि उस समय हम लोग पप्पू यादव साहब का बेल के लिए लगे हुए थे। तो जस्टिस हेगड़े के कोर्ट में उनके बेल पे बहस 1 महीने तक चली थी, 1 महीने तक बेल की बहस चली थी, उसके बाद उनको बेल मिला था। और वो मुकदमा ट्रायल चला था 2013 तक। 2013 में जाकर के शंकराचार्य बरी हुए थे। तो आप सोच लीजिए 10 साल लग गए थे उनको बरी होने में। तो ये कोई बहुत पहली घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारे धर्माचार्यों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। लेकिन उससे इतर मैं बार बार कह रहा हूँ कि उससे इतर एक बड़ा प्रश्न ये है कि जो पावर ऑफ द डे है, जो सत्ता है, उसको अपने पावर के इस्तेमाल में बहुत कॉशन बरतना चाहिए, बहुत कॉशन और बहुत रिजनेबल स्टैंड उनको लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो धर्म गुरु होते हैं वो कानून से ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास एक मॉरल सैंक्शन का बहुत बड़ा पावर होता है जी। और वो एक नजीर होते हैं समाज के लिए। जो लोग उनको देख करके उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे फैसिनेटेड रहते हैं, वो उनको गाइड करते हैं। तो कचहरी को भी अगर कचहरी, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लोअर कोर्ट है, व्हाई द जज वाज इन सो मच ऑफ फियरिंग हरी टू ऑर्डर फॉर एन एफआईआर। व्हाट एविडेंसेस ही हैज कि आनंद फानन उसने एफआईआर का आदेश दे दिया। अगर दे भी दिया तो कम से कम टाइम बाउंड कर देता। लेकिन अब एफआईआर का आदेश देने के बाद एक बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन खड़ी हो गई है बंदना। तो ये हो गई है कि आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये इल्जाम लग जाएगा कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं तो भावनाएं कहीं आहत हो सकती हैं, और आप फिर अगर उनको अरेस्ट नहीं करते हैं तो जो सरकार है उसको लगेगा कि इनको लॉन्ग रोप दे रही है। तो ये बहुत यूनिक सिचुएशन है। यहाँ पे सुपीरियर कोर्ट को, जनरली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। ये चीजें आउट ऑफ प्रिपोजिशन जा रही हैं। और ये अगर आर.के. सिंह जिस मामले की फास्ट ट्रैक जांच नहीं होती है तो ये मामला कितना लंबा चल सकता है? कानूनी पछड़े में तो फंस गए हैं पूरी तरह से। बहुत लंबा चलता है, ये ट्रायल की पूरी बात प्रक्रिया है। ट्रायल आज के डेट में हिंदुस्तान में कितना लंबा ट्रायल चलता है ये कोई बताने की आवश्यकता है क्या? हर कोई जानता है कि क्रिमिनल ट्रायल कितना लंबा होता है। और आप इतने लॉन्ग प्रोटेक्टेड ट्रायल में एक धर्म गुरु को फंसा के रखेंगे, उनको टेंटेड करके रखेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं। ये नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए था सरकार को भी, और अदालतों को भी थोड़ा सा एक संज्ञान में रखना चाहिए। अदालतें कैनॉट रन लाइक रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। इससे बचना चाहिए था जी। बिल्कुल डॉक्टर नीतीशा, अगर ये आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने लगाया होता तो फिर भी समझ में आता, लेकिन धर्माचार्य खुद इस तरह की चीजें उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी मुक्तेश्वर, तो क्योंकि सीधा सीधा रामभद्राचार्य पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष तो केवल उनका एक मोहरा है जिन्होंने आरोप लगाए।
देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी, जैसे कि राकेश जी बोल रहे थे कि कुछ भी, कितना भी आप गलत काम कर लो, 20 से ज्यादा एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो और साथ ही साथ शिकायतकर्ता खुद आपराधिक धाराएं उन पर लगी हुई हैं, लेकिन वो ब्रह्मचारी लिख करके बैठे हैं। और उनके पास जो 2 बच्चे, जो वो कह रहे हैं कि 2 शिष्य मेरे पास आए और मेरे पास मामला संज्ञान में आया, इतने दिन आपने क्या लगा, क्यों इतने दिन लगाए? आप मीडिया के पास जा सकते थे, आप पुलिस के पास जा सकते थे, आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें थी जिससे आप ये मामला पूरे लोगों के सामने, जनता के सामने रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा गया। एफआईआर दर्ज कराने में इतने दिन लगाए गए, इसका मतलब पूरा क्लियर हो रहा है कि आपने पूरा षड्यंत्र के तहत इस पूरी घटना को रचा है। तो मैं यही कहूंगी, न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है, गंभीर आरोप लगाया गया है, इसलिए गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो 10 साल या 20 साल बाद अगर उनको बली कर भी दिया गया और कहा भी गया कि ये आरोप गलत साबित हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर, जनता के ऊपर, आम लोगों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो आदि शंकराचार्य के पद पर है, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। और ऐसे तो हमारे बहुत से मंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे थे और आज वो मंत्री, गृह मंत्री तक बन के बैठे हुए। तो मुझे लगता है कि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उसमें आना चाहिए और जल्दी इस मामले का फैसला गंभीरता से होना चाहिए, ताकि आम जनता पर एक अच्छा हो जाए कि अगर आचार्य कोई अपराधी राकेश जी, है तो... जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन यहाँ तो जो बात हिंदुओं के लिए कही जाती है, आम नागरिकों के लिए कही जाती है, वो तो यहाँ पर धर्माचार्य पर भी लागू होती है। धर्माचार्य क्यों आपस में भिड़ रहे हैं? वंदना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। पहला तो योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और साथ ही साथ जो है केंद्र यूजीसी बिल ला करके जो है सवर्णों, एससी, एसटी, ओबीसी में हमें खुद ही बांट देता है। और आज देखिए, जहां विश्वविद्यालयों में शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, वहां पर जो है लड़ाई हो रही कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं सिंहनी हूं, मैं ब्राह्मणी हूं। पहले तो राज सत्ता हमेशा से बांट करके ही भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है कि हम इसी भावनाओं में बट करके, ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रों में बट करके, आदरणीय मोहित जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं कि मोहित जी ने कहा कि बीजेपी का जो है लॉस है, और उसके साथ उन्होंने कहा था नहीं, बीजेपी का लॉस नहीं है, बीजेपी की जगह धर्म का सबसे बड़ा विनाश हो रहा है, हमारे धर्म का विनाश हो रहा है। और विश्व में जो हम अपने आप को स्तंभ कहते हैं, आदर्श कहते हैं, उनकी थूथू हो रही है। और आपको बता दूं, ये कोई नई चीज नहीं है वंदना जी, जो आपने प्रश्न पूछा कि धर्माचार्यों के बीच, मैं बार बार बता दूं, ना मैं रामभद्राचार्य के ऊपर कमेंट करने के लिए जो है मेरे अंदर उतनी विद्या है, ना ही मैं जो है शंकराचार्य के ऊपर कमेंट करता हूं, लेकिन मैं शास्त्रीय प्रमाण देता हूं कि जब आप चौबे, उपाध्याय, पाठक, ब्राह्मणों को बांटे, तो आप भी बांटने का काम कर रहे हैं। पहली चीज आपको विस्तार करना चाहिए। दूसरी चीज, यह कोई नई चीज नहीं है, सत्ता के लिए अपने गुरुओं की हत्या हुई है, उसी प्रयागराज की घटना है, आपको भी पता होगा कि हत्या हो गई गुरु की, और प्रशासन आज तक जो है निचोड़ नहीं निकाल पाया। तो सोचिए, झूठे आरोप में, जैसा आरके सिंह जी ने कहा कि एक केस का जिक्र किया शंकराचार्य जी का, कि 10 साल बाद उनको जो है हत्या के मामले में जो है छुटकारा मिला। और जैसे आदरणीय मोहित जी ने कहा कि ऐसा संगीन अपराध है, इसमें तो प्रथम दिवस से ही जो है कोई खड़ा होकर बस नाबालिग बोल दे, आपको अपराधी कोर्ट समझ लेगा, यानी आपके खिलाफ ट्रायल लगातार चलता रहेगा। तो ऐसी अवस्था में यह धर्म का नाश हम कर रहे हैं, और 100% सिर्फ नारा दे देने से, चुनावी नारा दे देने से बटोगे तो कटोगे नहीं पूर्ण होता है। जब आप वास्तविकता में धर्म का, सनातन का जो है पालन करेंगे, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बदनामी की बात है। आरके सिंह जी, आरोप कितने सच्चे हैं, कितने गंभीर हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अविमुक्तेश्वर नंद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, उनके पास क्या विकल्प आपको नजर आते हैं कि वो इस पचड़े से बच सके? देखिए वरना इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। एज ऑफ नाउ उनके पास 2 ही विकल्प हैं, ये एक तो वो बेल के लिए मूव करेंगे, या फिर दूसरा वो हाईकोर्ट में जाए क्वेश्चन के लिए, 482 में क्वेश्चन के लिए जाएंगे तो उनको उनके स्टे, मतलब अरेस्ट पे स्टे लगा सकता है हाईकोर्ट। और तीसरा है कि वो इस पूरे मुकदमे के ट्रायल को और इन्वेस्टिगेशन को शिफ्ट करा दें यूपी से बाहर, सुप्रीम कोर्ट में उनको ट्रांसफर पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, क्रिमिनल ट्रांसफर पिटीशन होता है, तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट टेम्परेरी स्टे कर देता है। लेकिन आज के डेट में इनको जो भी रिलीफ मिलेगा वो न्यायालय से ही मिल सकता है जी। अब पुलिस के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है कि पुलिस चाह करके भी अगर अरेस्ट नहीं करे, ऐसा नहीं संभव है। पुलिस को अरेस्ट के लिए मूव करना ही पड़ेगा, और शंकराचार्य जी को कोर्ट जाना ही पड़ेगा अपने अरेस्ट पे मतलब
कि उनकी अरेस्टिंग ना हो। और देखिए क्या करते हैं उनके लॉयर्स, क्या उनको सजेस्ट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल मोहित जी, अब क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, वो कह रहे हैं कि जो आरोप हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और हमें कोई डर नहीं है, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि उनकी बातों में दम है, या आप कभी उनसे मिले हों तो उनके हाव भाव से, उनके आचरण से आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, मैं उनसे मिला हूँ और उन्होंने मुझसे वार्ता करी थी और उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें आती जाती हैं, मुझे अच्छी लगी उनकी बात, मगर सनातन तो 2500 साल से हम इस कुर्सी को बचा के रखे थे, मुगलों के काल में भी हमने बचा के रखा। और मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं, मैंने पूछा कि आप क्या भाजपा के विरोधी, उनका नहीं, मैं भाजपा के विरोधी नहीं हूँ और मैं किसी सरकार का नहीं, मैं तो सनातन का पक्ष रखता हूँ। तो मैंने अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनकी बात भी अच्छी लगी। मगर मैंने उसके बाद वो मोदी जी से मिले, उन्होंने माला भी पहनाई, मैंने कहा भाई आप भाजपा का विरोध करना बंद कर दीजिए और निष्पक्ष बात आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, निष्पक्ष रहिए। तो उन्होंने मोदी माला भी पहनाई थी विवाह समारोह में। मगर जो है अब ये इधर जो है योगी बाबा पर टिप्पणी करने लगे थे और बहुत ज्यादा टिप्पणी कर रहे थे। तभी मेरे मन में, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य भी, धर्मगुरु भी हूँ, तो मुझे ये आशंका हो गई थी कि अब इनके ऊपर कोई बड़ी धारा जल्दी लगने वाली है। और ये जो है, क्योंकि इनको इतना जो है खुल के और बहुत ज्यादा इन्होंने अपमानजनक बातें, अगर मैं बताऊं बड़ा समय लग जाएगा, तो इस तरह इन्होंने बातें कही तो वो इनको नहीं कहनी चाहिए थी, प्रशासन से नहीं भिड़ना चाहिए था। 10-20 कदम अन्य शंकराचार्य तो स्नान करने गए थे, अरे 15-20 का पैदल, 3 बार पैदल पूरे भारतवर्ष का आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भ्रमण किया था। लेकिन डॉक्टर मोहित, इसके लिए तो आपके पास ऑप्शंस थे। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी की है या फिर अपमानजनक बात कही, तो मानहानि का मुकदमा हो सकता था। लेकिन जिस तरह के आक्षेप लग रहे हैं वो तो बहुत संगीन है। ये जो हो रहा है, जिस तरीके के आरोप बहुत ज्यादा संगीन लगाए गए, ये बहुत ज्यादा, इन्होंने योगी बाबा को औरंगजेब बोल दिया था और न जाने क्या क्या कर दिया। वो तो सनातन के लड़ ही रहे थे योगी बाबा शुरू से, और उन्होंने कितने जो है आप सब माफियाओं का एनकाउंटर करवाया और सनातन से रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे। अब इन्होंने औरंगजेब बोले, कोई व्यक्ति सनातन राजा, उनको नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। और यही बात देखिए महाभारत के लिए कहते अंधे के अंधे होते, द्रौपदी ने बोल दिया था, पूरी महाभारत हो गई थी। तो ऐसे वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए था और इन्होंने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। विनम्रता से अपनी बात कहनी चाहिए। मैं भी तो कहती हूँ डिबेट में इतनी बात ठीक है डॉक्टर मोहित, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं राकेश जी, आपको भी लगता है कि आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो किसी को हजम नहीं हुई? वंदना जी, हमारे जो है सहयोगी मोहित जी ने, आदरणीय मोहित जी ने बहुत अच्छी बात कही, इसी को पूरक कर देता हूं मैं कि लांछन तो भले द्रौपदी को लगना था, लेकिन उसके अंधा अंधा कह देने से ही जो है धर्म युद्ध हो गया, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो गया। मुझे लगता है इस युद्ध का उद्घोष भी शायद इसी जो है माघ मेले से हो गया है। दूसरी चीज, जो धर्मगुरु बैठा है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, धर्मगुरु का कर्तव्य जो है सत्ता की वाहवाही करना नहीं है, धर्मगुरु का कर्तव्य है सत्य के साथ चलना। अभी इन्होंने कहा आदरणीय मोहित जी ने कि आचार्य शब्द की क्या गरिमा, बिल्कुल सही कहा। धर्म का आचरण करने वाला और कर्तव्य परायणता का आचरण करने वाला ही आचार्य लिख सकता है, इसको डिग्री से नहीं जोड़ा जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो है धर्म के पक्ष को रख करके अगर वो कह रहे हैं, हाँ, जब उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया तब भी मैंने कहा कि गरिमा बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि वह एक लेकिन यहाँ पर जब शंकराचार्य ये कहते हैं कि जो हिंदू सरकारें हैं वो अपने कर्तव्य नहीं निभा रही हैं, उनको उखाड़ कर फेंकना है, तो वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? कोई और भी उनके पास टिप्पणी हो सकती है, किसी और तरीके से भी अपनी बात को रख सकते हैं, या आप आंदोलन करिए अगर आपको लगता है कि गोमाता की रक्षा नहीं हो रही। उन्होंने आंदोलन भी किया, उन्होंने पदयात्रा भी किया। दूसरी चीज वंदना जी, एक चीज और कह देता हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि सनातन की रक्षा नहीं हो रही है, सिर्फ आडंबर हो रहा है, तो यह सरकारों को भी जो नारा दे रही है, जो राम के नाम पर वोट मांग रही है, उनको भी तो विचार करना चाहिए। उनको कौन सा अहंकार है? उसी भगवा झंडे ने वंदना जी सत्ता में बिठाया है, यह सत्ताधीशों को भूलना नहीं चाहिए। और मैं बार बार बता दूं, मैंने हमेशा अपने वक्तव्यों में कहा है कि गोरखनाथ पीठ शैव प्रधान पीठ और सबसे बड़ी कलयुग की शैव पीठ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुरु गोरखनाथ जी का भी इतिहास का अध्ययन कर लीजिए, उनके भी पूर्णकाल का अध्ययन कर लीजिए। भगवान जो है शिव शंकर ने और मां पार्वती ने, सती ने सैकड़ों बार उनका जब अहम तोड़ा, तब जाकर वो पूजनीय हुए और तब जाकर के उन्होंने अपनी विद्या को जन कल्याण के लिए लगाया। तो ऐसी अवस्था में सत्ता को भी जो है त्याग करके अहंकार का जन कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए, धर्म रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उनके ही पीठ के एक गुरु ने जो है गौरक्षा के लिए गोली खाई है, ये हमें किसी को भूलना नहीं चाहिए।
और वह भी गौरक्षा को लेकर जब बढ़ रहे हैं तो लोगों के अंदर जो है इसमें बहुत सारे व्यापारी, जैसा कि अभी मोहित जी ने कहा, बहुत सारे विदेशी ताकतें भी इस षड्यंत्र में शामिल हो सकती हैं उनको जो है इस षड्यंत्र में फंसाने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में भगवती वो सत्य के साथ अगर है और सत्य उनके साथ है तो जो है सत्यार्थ साबित होगा, वह मुक्त होंगे। डॉक्टर नितिशा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कई आक्षेप लगाए गए थे शंकराचार्य की ओर से भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी कई ऐसी टिप्पणियां हुई जिसको लेकर संत समाज नाराज हुआ कि ये अशोभनीय टिप्पणियां हैं, मुख्यमंत्री को सीधा चैलेंज करने की क्या आपको लगता है आवश्यकता है? क्या इसके पीछे किसी ताकत का आपको लगता है कि प्रभाव है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं? देखिए वंदना जी, अगर हमारे जो शंकराचार्य जी है वो गौ हत्या के लिए कुछ बोलते हैं और कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं और उनको सीएम जी के खिलाफ ये नहीं बोलना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, सीएम क्या है? वो हमारे राष्ट्र के, हमारे स्टेट के नेता है और पूरी जनता के पालनहारा है एक तरह से। अगर वो ही कोई गलती कर रहे हैं तो एक मठ पर बैठा हुआ शंकराचार्य वो बात बोल सकता है या नहीं? क्या उनको चुप रहना चाहिए कि सरकार उनकी है? तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर वो गौ हत्या के लिए कुछ बोल रहे हैं तो वो बोल ही नहीं सकते हैं। और अगर उन्होंने बोला और उनके खिलाफ ऐसे आरोप आएंगे सामने तो इसका मतलब तो आम जनता भी कुछ नहीं बोल सकती है। सीधा सीधा उन्होंने भगवा झंडे के लिए राष्ट्र को संभाला था, अपनी जनता को समेटने के लिए संभाला था। गौ हत्या की बात तब भी की गई थी और आज भारत दूसरे नंबर पर है बीफ के आयात निर्यात में। तो ये क्या सही हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो ये भारत में ही तो हो रहा है। और अगर शंकराचार्य जी इस बात को उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत क्या है कि उन्होंने सीएम के लिए या प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ बोला है? मोहित जी, ठीक है मोहित जी, लेकिन धर्माचार्यों का काम होता है ना कि सही रास्ता दिखाएं, तो केवल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ही क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों चुप हैं इस पर? अगर इतनी बड़ी समस्या है, इतनी गंभीर चिंता की बात है। इसका जवाब मैं दूं? जी देखिए, ऐसा है, आपने मुझसे पूछा। जी मोहित जी बोलिए। वंदना जी, देखिए वंदना जी, ऐसा है कि सभी धर्मगुरु अपने, मैं स्वयं चाहता हूँ कि जो हमारी गौ माता है राष्ट्र माता घोषित हूँ, गौओं का 100% पूर्ण संरक्षण होना चाहिए। और मुझे लगता है हर सनातनी धर्मगुरु, इन्हें हर सनातनी ये चाहता है जो सच्चा सनातनी है। और आज मैं दुखी सिर्फ इस बात से हूँ कि मेरे सनातन का जो है सूर्य अस्त हो रहा है इस तरीके की चीजों से कि हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, या झूठा मुकदमा हो, सच्चा हो, कुछ भी हो, हमारे सनातन का अपमान संपूर्ण विश्व के समक्ष हो रहा है। और मैं तो इस बात से खुश था कि पटेंगे तो कटेंगे वाली बात और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कितने अच्छे नारे लग रहे थे और पूरे जो है सनातन धर्म एक हो रहा था, प्रत्येक हिंदू एक हो रहा था। आज ये पता नहीं कहाँ से यूजीसी एक्ट आ गया, उनकी दिशा कैसे अलग हो जाती? राकेश जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती? वंदना जी, बहुत जो है वैदिक काल से इसकी प्रामाणिकता आप ले सकती हैं। वैदिक काल में भी जब राज पुरोहितों, राज ज्योतिषियों का एक पैनल हुआ करता था, हर राजा ही रखता था, जो है चाहे पुरातन इतिहास काल में देख लीजिए, वैदिक काल में देख लीजिए, तो ऐसी अवस्था में कुछ ऐसे होते थे राज ज्योतिषी, कुछ ऐसे जो है राज पुरोहित होते थे जो राज सत्ता की वाहवाही करते थे। उनको अपने ज्ञान पर नहीं, उनको अपने शोध पर नहीं भरोसा होता था, उनको जो है राज सत्ता के जो है चाटुकारिता पर भरोसा होता था। तो ये सनातन का इतिहास रहा है, इसी का तो विरोध हुआ है, इसी पर समय समय पर जो है विरोध होता है। बढ़ चुकी है और मुश्किलें अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और क्या वो अपनी सफाई में पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।